नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के दौरान भारत ने ऊर्जा, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, रक्षा और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में किए 57 अहम समझौते। करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश और व्यापार योजनाओं पर करार। पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार ने कहा, देश में सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध। पिछले 3 दिनों में देश भर में 1,34,00,000 घरेलू एलपीजी सिलेंडर किए गए वितरित। खाड़ी में भारतीय नाविक पूरी तरह सुरक्षित। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स 4 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे नई दिल्ली। हवाई अड्डे पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। यात्रा भारत साइप्रस साझेदारी को और मजबूती देने का प्रतीक। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का ताबड़तोड़ एक्शन। कहा, सीधे बीएसएफ को सौंपे जाएंगे अवैध घुसपैठिए। मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर बलात्कार हत्या मामले में सीबीआई की 3 सदस्यीय एसआईटी का किया गठन। नीट परीक्षाओं पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित समिति के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन ने परीक्षा के हितधारकों से संवाद पर दिया जोर। कहा, मौजूदा खामियों को दूर करने और विश्वास बहाली पर हो काम। और ईरान ने कहा, युद्ध रोकने के लिए अमेरिका के नए प्रस्ताव पर कर रहे हैं समीक्षा। ट्रंप ने कहा, बॉर्डर लाइन पर शांति वार्ता, समझौता नहीं तो सैन्य कार्रवाई तय। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में निगरानी जोन का किया ऐलान। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच जब दुनिया भर में तेल और खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं, तब भारत ने वैश्विक मंच पर एक ऐसी कूटनीतिक लकीर खींच दी है जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की अपनी बेहद सफल ऐतिहासिक और रणनीतिक यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट चुके हैं। ये यात्रा सिर्फ द्विपक्षीय मुलाकातों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि वैश्विक भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच भारत की विदेश नीति में एक बड़े स्ट्रक्चरल शिफ्ट का गवाह भी बनी। यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की बात हो या फिर नीदरलैंड में आधुनिक चिप मेकिंग तकनीक के ऐतिहासिक समझौते। 43 साल बाद नॉर्वे की धरती पर कदम रखकर $100 अरब के निवेश का रोडमैप तैयार करने की बात हो या फिर इटली में कृषि क्षेत्र का सर्वोच्च एग्रीकोला मेडल हासिल करना। इस दौरे ने साबित कर दिया कि भारत अब अमेरिका या चीन पर निर्भर रहने के बजाय खुद वैश्विक कूटनीति का नया केंद्र बन रहा है। पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध के बीच दुनिया भर में तेल और खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के चलते सभी की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा पर रही। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई, नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की अपनी महत्वपूर्ण 5 देशों की यात्रा पूरी की। यह यात्रा भारत की विदेश नीति में बदलाव के संकेत हैं, जहां भारत तकनीकी सहयोग को बढ़ाने, सप्लाई चेन सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है, तो वहीं वैश्विक भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच हुई यह यात्रा ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित रही। पहला पड़ाव यूएई था, जहां प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बातचीत की। यह वही देश है जो पश्चिम एशिया युद्ध की शुरुआत से ही ईरान के हमलों का निशाना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हुए हमलों की निंदा की और कहा कि भारत यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित, खुला और निर्बाध रहना चाहिए।
हॉर्मुज़ को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। यह दौरा 3 घंटे से भी कम समय का था, लेकिन इस दौरान दोनों देशों ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी की रूपरेखा पर सहमति बनाई और पेट्रोलियम भंडारण, एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड पहुंचे, जहां दोनों देशों ने अपने संबंधों को पूर्ण रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया। इस दौरान 17 बड़े समझौते हुए, जिनमें सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, रक्षा सहयोग, मोबिलिटी, महत्वपूर्ण खनिज और उभरती तकनीकें शामिल हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी के बीच एक बड़ा समझौता भी हुआ। ASML वह कंपनी है जिसके बिना आधुनिक सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण लगभग असंभव माना जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा स्वीडन पहुंची, जहां फोकस इलेक्ट्रॉनिक्स, डीप टेक मैन्युफैक्चरिंग, AI, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी, शहरी विकास, स्वास्थ्य और लाइफ साइंसेज पर रहा। उन्होंने गेटनबर्ग में यूरोपियन CEO राउंड टेबल को भी संबोधित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नॉर्वे पहुंचे, जहां दोनों देशों के बीच ग्रीन एनर्जी, समुद्री सहयोग, आर्कटिक सहयोग, व्यापार और निवेश पर बातचीत हुई। यह 43 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नॉर्वे यात्रा रही। भारत और नॉर्वे के बीच जलवायु कार्रवाई, समुद्री सहयोग, डिजिटल विकास, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। नॉर्डिक देश हरित तकनीक, टिकाऊ शहरी विकास, नवाचार और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में अग्रणी हैं। भारत को हाइड्रोजन ऊर्जा, जलवायु अनुकूल तकनीक, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल शासन के क्षेत्र में सहयोग की आवश्यकता है, इसलिए यह साझेदारी महत्वपूर्ण है। आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। हम स्वीडन की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस, फिनलैंड की टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी और डेनमार्क की साइबर सिक्योरिटी और हेल्थ टेक को भारत के टैलेंट के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए ट्रस्टेड सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे। 5 देशों की यात्रा का अंतिम पड़ाव इटली रहा, जहां भारत और इटली ने आपसी संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का फैसला किया। इसके अलावा रक्षा उद्योग सहयोग, समुद्री परिवहन, क्रिटिकल मिनरल समेत 15 समझौते किए गए। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में भारत की सक्रिय और रणनीतिक पहल को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा भू राजनीतिक संतुलन की दिशा में एक अहम कदम है, जहां भारत कई नए साझेदार बनाकर अमेरिका और चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। विश्व में बढ़ती अनिश्चितताओं और ऊर्जा संकट की आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा भारत के लिए नई रणनीतिक ताकत लेकर आई है। तेल, गैस, हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और AI जैसे क्षेत्रों में हुए बड़े समझौते बताते हैं कि भारत अब केवल बाजार नहीं बल्कि भविष्य की वैश्विक व्यवस्था का निर्णायक साझेदार बन रहा है। पीएम मोदी की हाल की 5 देशों की यात्रा बेहद सफल रही है।
मौजूदा हालात में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता का माहौल है, भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बेहतर रणनीति अपनाई है। यूएई के साथ गैस, तेल और एलपीजी की आपूर्ति को लेकर महत्वपूर्ण समझौते किए गए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी, हमारी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स, डिफेंस पार्टनरशिप्स, निवेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निर्यात को और प्रोत्साहन देना, भारत में एलपीजी उपलब्ध हो और हर एक घर तक हम एलपीजी पर्याप्त पहुंचा पाए, उसको सुरक्षित करने की यूएई के साथ जो करार किया गया है, जो भारत में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स एसपीआर को बढ़ाने के लिए 30 मिलियन टन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़े, उसमें यूएई की साझेदारी, एक प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जी का जो व्यक्तित्व, उनका नेतृत्व विश्व पटल पर लोगों ने देखा। विदेश यात्रा के दौरान पीएम मोदी की करीब 50 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ से बातचीत हुई। पीएम मोदी के विदेश दौरे के दौरान तेल, दुर्लभ खनिजों, सेमीकंडक्टर और एआई जैसे क्षेत्रों में करीब 3.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश और समझौतों को हासिल किया गया है। नीदरलैंड के साथ हरित हाइड्रोजन निर्यात के नए अवसर खुले हैं और यूरोप के साथ कनेक्टिविटी तथा व्यापार को बढ़ावा देने वाले कॉरिडोर पर चर्चा की गई है। स्वीडन, नॉर्वे और नीदरलैंड के साथ उन्नत तकनीक, सेमीकंडक्टर निर्माण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आदान प्रदान के लिए रूपरेखा तैयार की गई है, जबकि इटली के रोम में स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, इनोवेशन और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए ऐतिहासिक समझौते हुए हैं। 50 से अधिक बड़ी बड़ी कंपनियों के, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की फॉर्च्यून 500 कंपनियों के जो सीईओज हैं, जो चलाते हैं उनके साथ बातचीत हुई, उनके साथ आगे भारत में निवेश, व्यापार और संबंधों बढ़ाने की उनके साथ चर्चाएं हुई हैं, आगे की भारत की विकास यात्रा में जुड़ने के लिए। आज पूरा विश्व पीएम मोदी के नेतृत्व को विश्वास और सम्मान के साथ देखता है। इस यात्रा से बड़े परिणाम भारत के भविष्य के लिए उत्पन्न हुए हैं। हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ लाभ पीएम मोदी के इस विदेश दौरे से मिलने वाला है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों में इस बार सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और विरासत की खास चर्चा रही। इटली दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ ऐसे उपहार लेकर गए जिन्होंने भारत की कला, संगीत और पूर्वोत्तर की संस्कृति के पहचान को वैश्विक मंच पर नए सिरे से स्थापित किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी का इटली दौरा और भारतीय संस्कृति की दमदार प्रस्तुति। इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला के लिए पीएम मोदी खास तौर पर आगरा की मशहूर पच्चीकारी कला से बना संगमरमर चढ़ाई का डिब्बा लेकर पहुंचे, जिसके भीतर थे भारतीय शास्त्रीय संगीत के दो महान नाम, पंडित भीमसेन जोशी और एमएस सुब्बुलक्ष्मी की चुनिंदा रिकॉर्डिंग्स। ये उपहार सिर्फ एक सजावटी वस्तु नहीं, बल्कि भारत और इटली की साझा कलात्मक विरासत का प्रतीक भी है। जिस पिएत्रा दूरा कला से ये डिब्बा तैयार किया गया, उसकी उत्पत्ति इटली के फ्लोरेंस से मानी जाती है, लेकिन आगरा के कारीगरों ने इसे भारतीय हस्तशिल्प की अनूठी पहचान बना दिया। लैपिस लाजुली, फिरोजा, मेलाकाइट, मूंगा और सीप जैसे अर्ध कीमती पत्थरों की बारीक जड़ाई इस कलाकृति को और खास बनाती है। वहीं इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के लिए प्रधानमंत्री मोदी पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक पहचान से जुड़े खास उपहार लेकर पहुंचे। मेलोनी को भेंट किया गया असम का प्रसिद्ध मूगा रेशम शॉल, जिसे स्वर्ण रेशम कहा जाता है। दुनिया के सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशों में गिने जाने वाला मूंगा सिल्क अपनी चमक और लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मेलोनी को शिरुई लिली रेशमी शॉल भी भेंट किया गया, जो मणिपुर के शिरुई काशोंग पर्वत पर खिलने वाले दुर्लभ शिरुई लिली फूल से प्रेरित है, जो पूरी दुनिया में सिर्फ वहीं पाया जाता है। तंखुल नागा समुदाय के लिए शिरुई लिली पवित्रता, पहचान और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक मानी जाती है।
यानी पीएम मोदी के ये उपहार सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल नहीं बल्कि भारत की कला, संस्कृति, संगीत और पूर्वोत्तर की विरासत को दुनिया तक पहुंचाने का संदेश भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नॉर्वे दौरा, भारतीय विरासत की एक और शानदार प्रस्तुति। ओस्लो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री, राजा, रानी और युवराज को ऐसे खास उपहार भेंट किए जिनमें हिमालय की जैव विविधता, ओडिशा की सदियों पुरानी कला और भारत की आध्यात्मिक सोच की गहरी झलक दिखाई देती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नॉर्वे के प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री मोदी विशेष सूखे ऑर्किड की पेंटिंग और ऑर्किड पेपरवेट लेकर पहुंचे। सिक्किम की धुंध भरी घाटियों से प्राप्त असली ऑर्किड और फर्न से तैयार ये कलाकृतियां पूर्वी हिमालय की समृद्ध जैव विविधता का प्रतीक हैं। स्थानीय कारीगरों ने हर फूल और पत्ते को बेहद सावधानी से संरक्षित किया है, जो प्रकृति और पारंपरिक शिल्प के संतुलन को दर्शाता है। वहीं नॉर्वे के राजा को ओडिशा की प्रसिद्ध तारकासी कला से बना जटिल चांदी का नौका मॉडल भेंट किया गया। कटक की 500 साल पुरानी इस कला में बेहद पतले चांदी के तारों से महीन जालीदार डिजाइन तैयार किए जाते हैं। हाथों से गढ़ी गई ये नौका ओडिशा की समृद्ध समुद्री विरासत और भारतीय कारीगरों की अद्भुत नक्काशी कला का प्रतीक है। नॉर्वे की रानी को प्रधानमंत्री मोदी ने ताड़ के पत्तों पर बनी पारंपरिक पट्टा चित्रकला भेंट की। ओडिशा की इस प्राचीन कला शैली में ताड़ के पत्तों पर बेहद बारीक चित्र उकेरे जाते हैं। धागों से जुड़े मोड़ने योग्य पैनलों में तैयार ये कलाकृतियां कहानी, शास्त्रीय कला और भारतीय परंपरा का अद्भुत संगम मानी जाती हैं। वहीं नॉर्वे के युवराज को सूर्य और चंद्रमा आकृति वाली कलमकारी पेंटिंग भेंट की गई। आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध कलमकारी कला प्राकृतिक रंगों और हाथ से बनाए गए जटिल डिजाइनों के लिए जानी जाती है। इस पेंटिंग में सूर्य ऊर्जा और जीवन शक्ति का प्रतीक है, जबकि चंद्रमा शांति और अंतर्ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, यानी भारतीय दर्शन में संतुलन और सह अस्तित्व का संदेश। हिमालय की खुशबू, ओडिशा की नक्काशी और दक्षिण भारत की आध्यात्मिक कला। नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी के ये उपहार सिर्फ औपचारिक भेंट नहीं रहे, बल्कि उन्होंने दुनिया को भारत की उस पहचान से परिचित कराया जहां परंपरा भी है, प्रकृति भी और हजारों साल पुरानी सृजनशीलता भी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वीडन दौरा और दुनिया के सामने भारत की सॉफ्ट पावर की दमदार प्रस्तुति। कूटनीतिक मुलाकातों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के नेतृत्व को ऐसे उपहार भेंट किए जिनमें भारत की सभ्यता, साहित्य, जनजातीय कला और हिमालय से लेकर पूर्वोत्तर तक की सांस्कृतिक विविधता की झलक दिखाई देती है। देखिए एक और खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन को सबसे पहले भेंट किया शांति निकेतन मैसेंजर बैग। ये हस्तनिर्मित बैग पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन से जुड़ा है, जिसे शांति का निवास कहा जाता है। ये वो स्थान है जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने वैश्विक विचार और सांस्कृतिक संवाद का सपना देखा था। प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन को रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं का संग्रह भी भेंट किया गया। 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले टैगोर पहले गैर यूरोपीय साहित्यकार थे जिन्हें ये सम्मान मिला। टैगोर के लेखन में स्वतंत्रता, प्रकृति, करुणा और साझा मानवीय भावना की गहरी झलक मिलती है और यही वजह है कि उनका स्वीडन से भी एक विशेष बौद्धिक संबंध माना जाता है। स्वीडन के प्रधानमंत्री को पूर्वोत्तर भारत की खास पहचान लोकटक चाय भी भेंट की गई। मणिपुर की लोकटक झील के आसपास उगाई जाने वाली ये विशेष चाय अपने अनूठे स्वाद और प्राकृतिक खेती के लिए जानी जाती है। तैरते हुए फुमडिस और समृद्ध जैव विविधता वाले इस क्षेत्र में रसायन मुक्त पारंपरिक खेती आज भी संरक्षित है। प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख का प्रसिद्ध प्योर वूल स्टॉल भी स्वीडन के प्रधानमंत्री को भेंट किया। पश्मीना के नाम से मशहूर ये स्टॉल चांगथांगी बकरी के बेहद मुलायम ऊन से तैयार किया जाता है। स्थानीय महिलाएं इसे हाथ से काटती हैं और पारंपरिक करघों पर कारीगरी से बुनते हैं। वहीं क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया को मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध गोंड पेंटिंग भेंट की गई। गोंड कला भारत की सबसे जीवंत आदिवासी कला शैलियों में से एक मानी जाती है। जटिल रेखाओं, बिंदुओं और चटक रंगों के जरिए इसमें प्रकृति और जीव जगत को बेहद जीवंत रूप में दर्शाया जाता है। हाथों की कारीगरी, शब्दों की विरासत, पहाड़ों की गर्माहट और पूर्वोत्तर की खुशबू। स्वीडन में प्रधानमंत्री मोदी के ये उपहार
सिर्फ सम्मान का प्रतीक नहीं बने, बल्कि उन्होंने दुनिया को ये संदेश भी दिया कि नया भारत अपनी जड़ों को साथ लेकर वैश्विक मंच पर आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मौजूदा वैश्विक संकट के बीच सरकार ने देश में ईंधन और शिपिंग को लेकर बड़ी राहत की खबर दी है। सरकार ने साफ किया है कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कोई कमी नहीं है और बंदरगाहों पर कामकाज सुचारू रूप से चल रहा है। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने अंतर मंत्रालयी वार्ता में बताया कि संकट क्षेत्र से ईंधन का आयात प्रभावित हुआ है, लेकिन सरकार ने हालात संभाल लिए हैं। देश की रिफाइनरी अपनी पूरी क्षमता पर चल रही हैं। रोजाना 46 से 47 हजार टन एलपीजी का उत्पादन हो रहा है। हमारे पास सफिशिएंट सप्लाईज हैं, क्रूड हो, नेचुरल गैस हो, पेट्रोल हो या डीजल हो। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है। वहीं शिपिंग मंत्रालय में अपर सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि समुद्री मोर्चे पर भी हालात नियंत्रण में हैं। पिछले 72 घंटों में भारतीय जहाजों या भारतीय चालक दल से जुड़ी कोई घटना नहीं हुई है। The ministry through DG Shipping has facilitated the safe repatriation of more than 3,300 Indian seafarers. Port operation across India remains normal and no congestion reported. सरकार ने जनता से अपील की है कि घबराहट में खरीदारी न करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। ऊर्जा सुरक्षा और नाविकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकारों के साथ मिलकर जमीन पर निगरानी की जा रही है। नई दिल्ली से देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। नई दिल्ली हवाई अड्डे पर निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स का औपचारिक स्वागत किया गया और हवाई अड्डे पर निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने साइप्रस के राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया। यह यात्रा भारत साइप्रस साझेदारी की साझा प्रतिबद्धता का उदाहरण है। हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साइप्रस के राष्ट्रपति का यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून 2025 में साइप्रस की ऐतिहासिक यात्रा से मिली दोनों देशों के बीच रिश्तों में आई प्रगति को दर्शाता है। यह यात्रा भारत साइप्रस साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान में आयोजित अफ्रीका दिवस 2026 के स्मृति सम्मेलन को विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने संबोधित किया। इस अवसर पर विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्षमता निर्माण, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और सतत विकास पहलों के क्षेत्र में अफ्रीका के प्रति भारत की प्रतिबद्धता अटूट है। सम्मेलन में अफ्रीका दिवस की याद में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें भारत अफ्रीका साझेदारी को और मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। The precursor to the African Union, we reflect upon a journey of struggle, resilience, and transformation that resonates deeply with India's own history. India and Africa are bound by a shared legacy of resistance against colonialism and apartheid. And today we are united by common aspirations for peace, prosperity, and inclusive development. The partnership between India and Africa stands for peace, fairness, sustainability, and inclusive growth. Prime Minister Narendra Modi led the successful effort to secure permanent membership for the African Union in the G20, ensuring Africa's rightful place at the World Premier Economic Forum. लिपुलेख और नाथुला दर्रों के रास्ते से होने वाली आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए बृहस्पतिवार को
1000 तीर्थयात्रियों का चयन किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इन तीर्थयात्रियों का चयन कंप्यूटरीकृत ड्रॉ के माध्यम से किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मानसरोवर यात्रा लिपुलेख और नाथुला दर्रों के रास्ते से होगी। चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में स्थित कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील हिंदुओं के साथ साथ जैन, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए अगाध श्रद्धा का केंद्र है। वर्ष 2026 की कैलाश मानसरोवर यात्रा जून में शुरू होगी और अगस्त में समाप्त होगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि निष्पक्ष, कंप्यूटर जनित, पारदर्शी और लैंगिकता संतुलित चयन प्रक्रिया के माध्यम से कुल 1000 तीर्थयात्रियों का चयन किया गया है। चयनित तीर्थयात्री 50-50 यात्रियों के 20 समूहों में लिपुलेख और नाथुला दर्रों से होकर यात्रा करेंगे। इस बार की यात्रा कई मायने में ऐतिहासिक होने जा रही है, क्योंकि अब दोनों ही आधिकारिक मार्ग पूरी तरह से मोटर मार्ग में तब्दील हो चुके हैं और इससे श्रद्धालुओं को अब बहुत ही कम पैदल चलना होगा। जून 2026 में प्रारंभ होगी और यात्री 20 बैचों में यात्रा करेंगे, जिसमें लिपुलेख मार्ग पर 10 बैच होंगे और उनमें 50 यात्री हर बैच में शामिल होंगे, और नाथुला मार्ग पर भी 10 बैच होंगे जिनमें 50 यात्री हर बैच में शामिल होंगे। मंत्रालय यात्रा पर प्रक्रिया को पारदर्शिता, दक्षता और यात्रियों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता के साथ संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पश्चिम बंगाल में सियासत, सुरक्षा और संवेदनशील मुद्दों पर एक साथ हलचल तेज हो गई है। मदरसे में वंदे मातरम अनिवार्य करने के फैसले से लेकर घुसपैठ पर सख्त रुख, फलता में दोबारा मतदान और आरजी कर मामले में नई एसआईटी की जांच, राज्य की राजनीति और प्रशासन दोनों बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार प्रदेश में परिवर्तन के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। पश्चिम बंगाल में अब हर मदरसे में, चाहे वो सरकारी हो, सरकार से मान्यता प्राप्त हो या फिर गैर मान्यता प्राप्त हो, वहां पढ़ने वाले हर छात्र के लिए अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। मदरसा शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक अब हर मदरसे में सुबह की कक्षाएं शुरू होने से पहले प्रार्थना सभा यानी मॉर्निंग असेंबली में वंदे मातरम का गान जरूरी होगा। आपको बता दें, ये नियम सिर्फ मदरसों के लिए अलग से नहीं लाया गया है। इससे पहले प्रशासन ने राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में भी इस नियम को सख्ती से लागू किया था और अब इस नियम के दायरे में राज्य के सभी छोटे बड़े मदरसों को भी ले आया गया है। प्रशासन की तरफ से इसके पीछे बहुत साफ दलील दी गई है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका इकलौता उद्देश्य छात्रों में बचपन से ही देशभक्ति की भावना को जगाना, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना और सभी शैक्षणिक संस्थाओं में एक समान नियम को लागू करना है। ये तो बहुत पहले से ही हमारा डिक्लेयर्ड स्टैंड है। वंदे मातरम को कांग्रेस खंडित किया था 1937 में। अगर वंदे मातरम को खंडित नहीं किया होता तो इस देश की बंटवारा भी नहीं होता। मुसलमान को जो कुरान है, उनका जो कुरान हदीस को जो लिखा हुआ है, वहाँ का कोई वंदे मातरम बंधन करने का कोई जगह नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को सीधे बीएसएफ को सौंपने की बात कही है। घुसपैठियों को अदालत के बजाय बीएसएफ को सौंपने का कानून कल से पश्चिम बंगाल में प्रभावी हो गया है। पुलिस और आरपीएफ को निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी ऐसे अवैध बांग्लादेशी को अदालत में न भेजें जो सीएए के दायरे में नहीं आता है और इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट डीजीपी के माध्यम से सीएमओ को भेजी जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर दोबारा मतदान हुआ, जिसमें भारी संख्या में मतदाता वोट डालने के लिए अपने घरों से निकले। दरअसल चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल को हुए मतदान को लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला मानते हुए रद्द कर दिया था और रीपोलिंग का आदेश दिया था। गौरतलब है कि फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों समेत कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान से पहले तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनावी मुकाबले से हटने का ऐलान कर सबको चौंका दिया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर बलात्कार हत्या मामले में बृहस्पतिवार को सीबीआई की 3 सदस्यीय विशेष जांच टीम गठित करने का आदेश दिया, जो पीड़िता प्रशिक्षु डॉक्टर द्वारा 9 अगस्त 2024 की रात को
भोजन करने से लेकर उनके अंतिम संस्कार तक के घटनाक्रम की जांच करेगी। 9 अगस्त 2024 की रात को अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी, जिससे राज्य के साथ साथ पूरे देश में आक्रोश फैल गया। आरोप है कि सबूतों को नष्ट किया गया और घटना के तुरंत बाद मामले को दबाने की कोशिश की गई। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ ने कहा कि सीबीआई के संयुक्त निदेशक पूर्वी क्षेत्र एसआईटी का नेतृत्व करेंगे। टीम के अन्य 2 सदस्यों का चयन न्यायालय के आदेश के 48 घंटों के भीतर किया जाएगा। हालांकि नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बकरीद से पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के उस नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें त्योहार के दौरान पशु बलि पर सख्त नियम लागू किए गए हैं। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि गाय की कुर्बानी इस्लाम या बकरीद का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और राज्य सरकार जनहित में इस पर प्रतिबंध या नियंत्रण लगा सकती है। हालांकि कोर्ट ने अन्य पशुओं की कुर्बानी के संबंध में राज्य को छूट पर विचार करने का भी निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने सार्वजनिक और खुले स्थानों पर पशु वध और कुर्बानी पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि पशु बलि सिर्फ निर्धारित और सुरक्षित स्थानों पर की जा सकेगी। राज्य सरकार ने पशु वध से पहले मेडिकल जांच और फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य किया है। नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। असम विधानसभा के नए कार्यकाल की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र गुरुवार से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा समेत नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। इस सत्र की सबसे बड़ी चर्चा राज्य सरकार द्वारा 26 मई को पेश किए जाने वाले समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक को लेकर है। असम विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर चंद्रमोहन पटवारी ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और नवनिर्वाचित विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में नई विधानसभा के कार्यकाल की औपचारिक शुरुआत हो गई। इसी दौरान रंजीत कुमार दास को सर्वसम्मति से असम विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया। इस सत्र में कई अहम विधेयक पेश किए जाएंगे, लेकिन सबकी नजरें सत्र के आखिरी दिन यानी 26 मई पर होगी, जब राज्य सरकार विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पेश करेगी। चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने यूसीसी लागू करने का वादा किया था और नई सरकार बनने के तुरंत बाद कैबिनेट ने इसके मसौदे को मंजूरी दे दी थी। प्रस्तावित यूसीसी कानून में मुख्य रूप से 4 विषयों को शामिल किया जाएगा। इनमें विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, सभी के लिए तलाक की प्रक्रिया एक समान होगी, लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा पारिवारिक और वैवाहिक अधिकारों से जुड़े प्रावधान भी यूसीसी के हिस्सा होंगे। हालांकि सरकार ने अभी तक बिल का पूरा मसौदा सार्वजनिक नहीं किया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पहले ही साफ कर चुके हैं कि राज्य के आदिवासी समुदाय को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। उनका कहना है कि असम की जनजातीय परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान को किसी भी तरह प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। समान नागरिक संहिता लंबे समय से देश की राजनीति और कानूनी बहस का बड़ा मुद्दा रही है। यूसीसी एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके तहत सभी नागरिकों के लिए धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों की जगह एक समान नागरिक कानून लागू किया जाता है। वर्तमान में भारत में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून लागू हैं। यूसीसी का उद्देश्य इन सभी के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है। भारतीय जनता पार्टी यूसीसी को अपने प्रमुख वैचारिक और चुनावी एजेंडे का हिस्सा मानती रही है। पार्टी का तर्क है कि इससे सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे और लैंगिक न्याय सुनिश्चित होगा। उत्तराखंड, गोवा और गुजरात के बाद अब असम भी यूसीसी लागू करने वाले राज्यों की सूची में शामिल होने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि विधानसभा में पेश होने वाली यूसीसी विधेयक पर विपक्ष का क्या रुख रहता है और यह कानून किस स्वरूप में पारित होता है। ब्यूरो इनपुट के साथ गुवाहाटी से ममिता विश्वास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुशासन, समानता और सामाजिक समरसता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान में यथासंभव एक समान ड्रेस कोड लागू किया जाए,
जिससे छात्र छात्राओं के बीच समानता और अनुशासन की भावना को बढ़ावा मिलेगा। योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि छात्र समुदाय एक समरूप वर्ग होता है जहां किसी भी प्रकार का ऊंच नीच या भेदभाव नहीं दिखाई देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार पहनावे के कारण सामाजिक और आर्थिक असमानता झलकती है, जिससे कुछ छात्रों में हीन भावना और कुछ में श्रेष्ठता का भाव पैदा होता है। ड्रेस कोड लागू होने से ऐसी परिस्थितियों पर प्रभावी नियंत्रण होगा और सभी विद्यार्थियों को समान वातावरण मिलेगा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार का उद्देश्य सिर्फ शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाना नहीं, बल्कि शिक्षण संस्थानों में सकारात्मक, अनुशासित और संस्कारित माहौल भी तैयार करना है। नई व्यवस्था से छात्रों का ध्यान शिक्षा, व्यक्तित्व विकास और बेहतर शैक्षणिक संस्कृति पर केंद्रित होगा। नीट परीक्षा में हालिया प्रश्न पत्र लीक के बाद देश की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी एनटीए एक बार फिर सवालों के घेरे में है। लेकिन इस बीच पूर्व इसरो प्रमुख और एनटीए परीक्षा सुधार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में स्पष्ट कहा कि सिस्टम में विश्वास बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है और इसके लिए तकनीक, सुरक्षा और पारदर्शिता तीनों पर एक साथ काम किया जाना चाहिए। नीट पेपर लीक के बाद सरकार अब परीक्षा प्रणाली की हर कमजोरी को पहचान कर उसे बंद करने की दिशा में काम कर रही है। नीट पेपर लीक विवाद के बाद अब फोकस सिर्फ जांच पर नहीं, बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने पर है। इसी दिशा में केंद्र सरकार ने 2024 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन की अगुवाई में एक हाई लेवल समिति बनाई थी, जिसने परीक्षा सुधारों को लेकर कई बड़ी सिफारिशें दी थीं। डॉक्टर के राधाकृष्णन ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लीक आखिर कैसे हुई और फिर उस लूप होल को हमेशा के लिए बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि 21 जून को होने वाला रीटेस्ट सिर्फ छात्रों की परीक्षा नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का भी बड़ा टेस्ट होगा। Our committee gave recommendation in October 2024. From January 2025 till now, NTA has conducted 14 major tests, which includes NEET UG of 2025, the JEE Mains, CSIR Net, UGC Net, CU, ET, etc. They have gone well. That is 1 point for the confidence. The second point for the confidence is the current problem is to be understood well how the leak has happened, and we have to plug those loopholes. So the retest of 21st June is going to be a real test, a crucial test for the system to ensure that we have plugged all loopholes. सरकार जिन बड़ी सुधारों पर काम कर रही है उनमें सबसे अहम है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग यानी सीबीटी की दिशा में आगे बढ़ना। डॉक्टर राधाकृष्णन के मुताबिक सीबीटी सिस्टम में प्रश्न पत्र पहले से प्रिंट होकर लंबी दूरी तय नहीं करते, बल्कि परीक्षा से कुछ घंटे पहले ही सुरक्षित डिजिटल नेटवर्क के जरिए टेस्ट सेंटर तक पहुंचाए जा सकते हैं। इससे पेपर लीक और छेड़छाड़ की संभावना काफी कम हो जाती है। So what we had suggested there is create about 1000 test centers in government institutions owned by central government or state government. This process is on, and I'm happy to say that in the 2025 and 2026 test cycles of NEET UG, most of the test centers were owned by the central state governments. इसके साथ ही सुरक्षित और भरोसेमंद परीक्षा केंद्रों पर भी जोर दिया जा रहा है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने बताया कि समिति ने सुझाव दिया था कि केंद्र और राज्य सरकारों के संस्थानों में करीब 1000 हाई सिक्योरिटी टेस्ट सेंटर विकसित किए जाएं। उन्होंने कहा कि हालिया परीक्षा चक्र में ज्यादातर सेंटर सरकारी संस्थानों में बनाए गए ताकि निगरानी और जवाबदेही बेहतर हो सके। Even for conducting CBT tests at this magnitude for 20 to 25 lakh students, you require tech-savvy people to handle it. So that process is on. What we have to ensure is you ensure the safety, security of the system that you are handling. Don't allow somebody to get into it. So this is a continuing process. जाहिर है सिर्फ तकनीक ही नहीं, संवाद भी इस पूरी प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। छात्रों, अभिभावकों और सभी हितधारकों को लगातार ये बताना जरूरी है कि सिस्टम में क्या सुधार किए जा रहे हैं,
ताकि गलत सूचनाओं से भरोसा कमजोर न हो। सरकार भी मानती है कि परीक्षा प्रणाली में विश्वास से समझौता नहीं किया जा सकता। यानी नीट विवाद के बाद अब फोकस सिर्फ परीक्षा कराने पर नहीं, बल्कि ऐसी परीक्षा प्रणाली बनाने पर है जिस पर छात्र, अभिभावक और पूरा देश भरोसा कर सके। और इसी भरोसे को दोबारा मजबूत करने के लिए सरकार तकनीक, पारदर्शिता और सख्त सुरक्षा व्यवस्था तीनों मोर्चों पर एक साथ काम करती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एनसीसी ऑल गर्ल्स माउंट एवरेस्ट अभियान के 10 साल पूरा होने पर एनसीसी ने इसका जश्न मनाया। 21 मई 2016 को छात्रा कैडेटों के एक दल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था। माउंट एवरेस्ट अभियान टीम के सदस्यों को डीजी एनसीसी ने सम्मानित किया है। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की खास रिपोर्ट। 21 मई 2016 का वो दिन जब राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की छात्रा कैडेटों के एक दल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर एक साथ सफलतापूर्वक कदम रखा। जी हां, उस दिन के 10 साल पूरे होने के मौके पर नई दिल्ली स्थित एनसीसी महानिदेशालय में जश्न मनाया गया। इस मौके पर एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने एनसीसी की ऑल गर्ल्स माउंट एवरेस्ट अभियान टीम को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। 10वीं सालगिरह है जो कि एक पहली गर्ल्स एक्सपीडिशन एवरेस्ट पर गई थी 10 साल पहले। एंड हमारे लिए एक गर्व की बात है। कल गौरव कार्की, ही इज़ विद अस, एंड इन्होंने एक बहुत ही अच्छी एक पुस्तक लिखी है उनके एक्सपीरियंस के बारे में, जो इन्होंने पहली बार गर्ल्स एक्सपीडिशन को लीड किया, जिसने रिकॉर्ड बनाया कि सबसे ज़्यादा गर्ल्स एक बार में समिट पर एक देश से वहाँ पहुँचे। एंड एनसीसी प्रमोट करती है एडवेंचर एक्टिविटीज़ को, तो कहीं ना कहीं एडवेंचर एक्टिविटीज़ का मकसद है लोगों को इंस्पायर करना डिफाइंस के लिए। यू कैन डिफाई द वेदर, डिफाई द टेरेन एंड इंस्टिल अ फीलिंग ऑफ एडवेंचर, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर इन पीपल। इस कार्यक्रम के दौरान अभियान के टीम लीडर रहे कर्नल गौरव कार्की ने अपने संस्मरण पुस्तक टू एवरेस्ट विद गर्ल्स, वेंडरिंग्स इन द हिमालयाज और दिल में एवरेस्ट कन्या कैडेट्स के साथ साहसिक अभियान प्रस्तुत की। ये पुस्तक अभियान और टीम के अनुभवों पर आधारित है। इस पुस्तक की प्रस्तावना डीजी एनसीसी द्वारा लिखी गई है। एवरेस्ट 100 साल से लोग ट्राई कर रहे हैं। कितने लोग इसमें सक्सेसफुल है, कितने ग्रेट माउंटेनियर्स थे जिनकी वहीं पर स्नो बरियल्स हो गए, उनकी बॉडीज भी वापस नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं, वो गेट इंस्पायर्ड, वो जाते हैं। इनफैक्ट उससे और इंस्पिरेशन मिलती है जब हम इतने ग्रेट क्लाइंबर्स को देखते हैं जो हमसे पहले चढ़े थे। तो लाइफ में हम क्या है, हम एक दूसरे से इंस्पिरेशन ही लेते हैं, किसी भी फील्ड में, चाहे कोई भी फील्ड हो। एनसीसी की ऑल गर्ल्स माउंट एवरेस्ट अभियान टीम ने 21 मई 2016 को सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था। यह एनसीसी की साहसिक गतिविधियों और महिला सशक्तिकरण की पहलों के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। एनसीसी में कैडेटों को रोमांचकारी जीवन जीना सिखाया जाता है। एनसीसी में अब तक 3 दल माउंट एवरेस्ट की चोटी को सफलतापूर्वक फतह कर चुके हैं, जिसमें 2013 में जहां छात्र कैडेटों ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की, तो वहीं 2016 में छात्रा कैडेटों ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। इसके अलावा वर्ष 2025 में भी छात्र और छात्राओं के एक दल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह किया। कैमरामैन योगेश कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन को आज बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस मुख्यालय में 21 मई को आयोजित एक आधिकारिक कार्यक्रम में झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने 8 इनामी समेत कुल 27 नक्सलियों ने हथियार समेत सरेंडर किया। आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों में 25 भाकपा माओवादी संगठन के हैं, जबकि 2 जेजेएमपी उग्रवादी संगठन से हैं। सरेंडर करने वाले भाकपा माओवादियों का ये दस्ता कोल्हान के बेहद दुर्गम पहाड़ी और जंगली इलाकों में सक्रिय था। इस दस्ते ने पिछले कुछ सालों में पूर्व विधायक पर जानलेवा हमला करने, सुरक्षा बलों की हत्या करने और ताबड़तोड़ आईडी ब्लास्ट करने जैसे कई गंभीर वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले इन उग्रवादियों के खिलाफ राज्य के विभिन्न थानों में कुल 426 गंभीर मामले दर्ज हैं। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले एक नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में पठानकोट से मुख्य आरोपी बलजीत सिंह उर्फ बीतू को गिरफ्तार किया है और उसके अन्य साथियों की तलाश जारी है।
पठानकोट के एसएसपी दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि आरोपी बलजीत सिंह और उसके साथियों ने सुजानपुर में NH-44 पर पुल नंबर 4 और 5 के बीच स्थित एक दुकान में CCTV कैमरे लगाए थे। इन कैमरों के जरिए भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों की गतिविधियों की लाइव फुटेज को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से पाकिस्तान स्थित हैंडलरों को भेजा जा रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से एयर फाइबर मॉडेम और CCTV कैमरा बरामद किया है। सुजानपुर थाने में BNS और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज किया गया है। और अब खबर कान फेस्टिवल से। पद्मावत टाइगर जिंदा है और वॉर जैसी फिल्मों में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराने वाली अभिनेत्री अनुप्रिया गोयनका ने कान में अपना डेब्यू किया है। उनकी फिल्म बॉम्बे स्टोरीज को मार्केटिंग स्क्रीनिंग के लिए चुना गया है, जहां उन्होंने अपने मुश्किल किरदार और ग्लोबल स्टोरी टेलिंग के अनुभव साझा किए। ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर से सीक्रेट गेम्स तक मेरे साथ एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो बेहद वर्सेटाइल माने जाती हैं और आज हर मीडियम पर छाई हुई हैं। अनुप्रिया गोयनका जो अपना कान डेब्यू कर रही है फिल्म बॉम्बे स्टोरीज के साथ। मार्केट सेक्शन में ये फिल्म सेलेक्ट हुई है। सबसे पहले आपका अनुभव कान में और इस फिल्म के बारे में। Well, just lovely to be present here, to be soaking it all in. खासकर भारत पवेलियन में बैठना, वहाँ एक तरह से भारत को रिप्रेजेंट करना और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर से मिलना, वो सब भी बहुत अच्छा एक अनुभव था। एंड बॉम्बे स्टोरीज इज़ बेसिकली अ फिल्म जो सेक्स वर्कर्स के ऊपर है। इट्स बेस्ड ऑन मंटोज हातक स्टोरी। एंड मंटो ऑब्वियसली सब जानते हैं कि सेक्स वर्कर्स के बारे में सेक्स के बारे में काफ़ी खुले तरह से बात करते थे, हर तरह के टैबूज हटाते थे, विच इज़ समथिंग दैट आई ट्रूली बिलीव इन। एंड उनकी एक स्टोरी में एक प्रोटैगनिस्ट को प्ले करना मेरे लिए मुझे बहुत ही बड़ा सौभाग्य लगता है। सौगंधी जो मेरा कैरेक्टर है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें सब कुछ है। एज अ वुमन आई थिंक हमें सब कुछ होता है ना। वी आर सेडक्टिव, वी आर सेक्सी, वी हैव पेन, वी हैव फियर, वी हैव इनसिक्योरिटीज, वी आर फनी। तो सौगंधी हर चीज़ है। एंड थैंकफुली वो कैरेक्टर इतनी ब्यूटिफुली लिखा गया है कि मुझे हर एक एहसास को प्ले करने का मौका मिला एक ही कैरेक्टर में। आप ऐसी एक अभिनेत्री हैं जिनको काफी मौका मिला, अलग अलग उस पर आप काम कर रही हैं, यू नो, बड़े पर्दे, छोटे पर्दे और OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी। किस तरह से देख रही हैं विभिन्न माध्यमों में, विभिन्न मीडियम्स में काम करते हुए, और साथ ही अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में भी आपने काम किया, तेलुगु, हिंदी, ब्लॉकबस्टर। सो कैसे आपको एक डिफरेंस लगता है अलग इंडस्ट्री में, या कितना मजा आ रहा है इस वक्त की बेहतरीन किरदार मिल रहे हैं काम करने में? आई थिंक एक एक्टर, एक इंसान एक्टर इसीलिए बनता है कि उसको अलग अलग लाइफ्स को जीने का मौका मिले, अलग लोगों के साथ काम करने का मौका मिले, तो उसी में मज़ा है। एंड जब बड़े पर्दे पे मैंने काम किया है फॉर वॉर, टाइगर जिंदा है, पद्मावत, तो बहुत ही अलग स्केल पे बनती हैं वो मूवीज़। उनका एक स्टोरी टेलिंग का अंदाज काफ़ी डिफरेंट था। OTT अपने में एक दूसरा तरह का मीडियम है जहां आपके पास 10-8 घंटे होते हैं एक स्टोरी कहने के लिए, तो आपके कैरेक्टर की जो डिटेलिंग है वो बहुत फ़र्क हो जाती है। को एक्टर्स के साथ, टीम के साथ, जो पूरी क्रू होती है उसके साथ एक अलग तरह का बॉन्ड बनता है। अभी जैसे मैंने ये 2 फिल्म्स की हैं रिसेंटली, बॉम्बे स्टोरीज और IIZ, वो अपने में, बॉम्बे स्टोरी मेरी फर्स्ट इंडिपेंडेंट फिल्म है। मैंने आज तक कभी इंडिपेंडेंट सिनेमा नहीं किया था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यकीनन आज यूरोप के सबसे बड़े फिल्म बाजार मार्च 2 फिल्म में अनुप्रिया गोयनका की फिल्म बॉम्बे ड्रीम्स यहाँ पर सेलेक्ट हुई है, प्रदर्शित की जा रही है। यकीनन वैश्विक मंच पर भारतीय फिल्मों की मौजूदगी और भी ज्यादा मजबूत हो रही है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज, कान। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।